वर्ण विचार को किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, चलिए अच्छी बात है। आप जो पढ़ेंगे वर्ण का भेद, क्या पढ़ेंगे? वर्ण का भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। कौन कौन? तो पहला होता है स्वर, स्वर वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। वर्ण दो प्रकार के, एक हुआ स्वर और एक हुआ व्यंजन। अब स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। तो आइए एक नंबर दीजिए और लिखिए स्वर वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण लिखने के बाद इसको किसको कहते हैं? तो जिस वर्ण का उच्चारण, किसका? जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, वो क्या कहलाता है? वह स्वर वर्ण कहलाता है। वह स्वर वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो स्वर वर्ण किसको कहते हैं? जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसको स्वर वर्ण कहते हैं। जिसमें दूसरा वर्ण का प्रयोग नहीं होगा वह होगा स्वर वर्ण, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो जैसे कौन कौन सा होगा? तो देखिए क्या सब होगा। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दृघु, ओ, औ, लिडी, ठीक है। और ए आई, ठीक है। ए आई यहां होना चाहिए था, ए आई ओ औ, है ना। ए ओ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दृघु ए आई ओ औ और ली, ये हुआ स्वर वर्ण, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब होता है स्वर वर्ण का भेद। स्वर वर्ण का भेद। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता हो, जिसमें दूसरे वर्ण का प्रयोग न हो उसको क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण में कौन कौन सी वर्ण आता है? तो आता है अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दृघु, ए, आई, ओ, औ, ली, ठीक। अब स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? तो वो देखिए, स्वर वर्ण के तीन भेद हैं। पहला है ह्रस्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा है पलुत स्वर। तीसरा क्या है? पलुत स्वर, है ना। ये है स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। सीधा सीधा समझ लीजिए, है ना। वर्ण सीधा ऐसे समझ लीजिए, जैसे वर्ण है तो वर्ण के हो गए दो था पुत्र, है ना। ये हो गया स्वर और ये हो गया व्यंजन। ये जो है जो दो पुत्र है वर्ण का। अब इस स्वर जो है इसका भी दो पुत्र है। स्वर का तीन गो पुत्र है ना। स्वर का तीन गो पुत्र कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ये इनका भेद है। स्वर वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्ण कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। आइए इसको मिटाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो बोलिएगा, बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक। आइए आप देखिए,
ह्रस्व वर्ण के भेद समझ गए, ह्रस्व, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो याद रहेगा स्वर वर्ण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक। अब ह्रस्व स्वर में कौन कौन सी वर्ण आता है, दीर्घ स्वर में कौन कौन सी वर्ण आता है, प्लुत स्वर में कौन कौन सी वर्ण आता है, वह समझ लेते हैं। यह समझना जरूरी है। तो पहला है ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर में आता है, अब इसका जो है सो सबसे पहले उच्चारण भी होना चाहिए जिसमें एक मात्रिका का समय लगे, वह होता है ह्रस्व स्वर। इसमें आता है अ, आ, नहीं अ तो दीर्घ हो जाएगा, अ, हर्षी, हर्षु, री और लिडी। ये हो गया आपका ह्रस्व स्वर। ठीक है। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा और ह्रस्व मतलब छोटा। ठीक है। तो ह्रस्व में एक मात्रिका समय लगता है, यह हुआ ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर में द्विमात्रिका समय लगता है, इससे दुगुना समय लगता है, वह हुआ दीर्घ स्वर। इसमें आ जाएगा आपको आ, है ना, दीर्घी, दुर्घु, री और लिरी, है ना। री, री नहीं होगा, ए, आई, ओ, औ। अब एक तो बात ध्यान दीजिए कि इसमें जो है री देख रहे हैं, इसमें भी री है। यहां पर क्या है कि ह्रस्व वाला में एगो इक्टा की तरह लगा हुआ है ना। और दीर्घ में क्या लगा है? डबल है, ऐसे है फिर ऐसे है ना। तो दीर्घ स्वर में आता है आ, दीर्घी, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गया दीर्घ स्वर। अब तीसरा आता है प्लुत स्वर। ठीक है, तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। तीसरा प्लुत स्वर। इसका जो है सो लिखने की कोई विशेष विधि नहीं है। इसका लिखने की कोई विशेष विधि नहीं है। इसका लिखने का कोई विशेष विधि नहीं है। किसका? प्लुत स्वर का। तो इसको पहचान कैसे करते हैं? तो पहचान इसका जो है ऐसे करते हैं। क्या करते हैं? शब्द के मध्य में तीन लिख देते हैं, है ना। 3 लिख दी जाती है। शब्द के मध्य में क्या करते हैं? 3 लिख देते हैं। जैसे में आप लिखे ओ म, है ना। क्या ओ म, इसमें त्रिमात्रिका समय लगता है। ह्रस्व में एक मात्रिका समय लगता है, एक बार ऐसे पलक झपके वो हो गया। और दीर्घ में 2 बार, उससे दुगुना, और प्लुत में तिगुना, है ना। ओ मा, है ना। तो यहां पर 3 लिख दिया गया। इसका कोई विशेष चिन्ह नहीं होता है, विशेष विधि नहीं है, बस इसके मध्य अर्थात बीच में 3 लिख दिया जाता है। यही इसका क्या है? नियम है। ठीक है। आप देखिए व्यंजन वर्ण, इस जो है आप समझ गए स्वर वर्ण और स्वर वर्ण के भेद समझ गए, और स्वर वर्ण के भेद में जो है आप ये तीनों समझ गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर समझ गए। आप व्यंजन वर्ण को देखते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। आप देखिए दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, ठीक है। व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो। किसकी वर्ण की? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, उसको क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। उत्तर में लिख लेंगे जिस वर्ण का उच्चारण स्वर
वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए, तो व्यंजन वर्ण जो है, जो बिना स्वर का उच्चारित ही नहीं होगा, व्यंजन वर्ण बिना स्वर का उच्चारित होगा ही नहीं, तो इसलिए इसमें स्वर का होना अनिवार्य है। अगर व्यंजन वर्ण में स्वर नहीं होगा तो उच्चारित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से उच्चारित होता है, जो इसमें जिसकी उच्चारण में स्वर की सहायता लिया जाता हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, आइए व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण के 4 प्रकार हैं, है ना। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है, 4 प्रकार। देखिए कौन कौन सा है। तो पहला है स्पर्श, स्पर्श वर्ण। दूसरा है अंतःस्थ वर्ण। तीसरा है ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण। और चौथा है अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण के ये 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं। ठीक, आइए स्पर्श वर्ण में क्या होता है, अंतःस्थ में क्या होता है, उसमें क्या होता है, और अयोगवाह क्या होता है, उसको समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, वैसे तो समझते हैं। ठीक देखिए, जितने भी स्पर्श वर्ण है, ठीक है, पहला क्या है? स्पर्श, स्पर्श वर्ण। ठीक, कहता है जिस वर्ण का उच्चारण में जीवा उसके उच्चारण स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श करती हो, वह हुआ स्पर्श वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण में जीवा उसके स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श करती हो, वह हुआ स्पर्श वर्ण। तो हम जो बोलते हैं और मेरी जो जीवा है मेरे मुख में, वह उस स्थान को स्पर्श करते हुए वाणी को बाहर करे, वही हुआ स्पर्श वर्ण। आप अ कहेंगे तो डायरेक्ट अ, इसमें जीव कहेंगे आ ओ, है ना, इसमें जीव का स्पर्श नहीं होता है, लेकिन स्पर्श वर्ण में ऐसा होता है। ठीक है, तो कहते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में जीवा को, जिस वर्ण के उच्चारण में जीवा उसके उच्चारण स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श करती हो, पूर्ण रूप से स्पर्श करती हो, उसे क्या कहते हैं? उसे स्पर्श वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो जिस वर्ण का उच्चारण में जीवा उसके स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श करते हो, उसको क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक है, आप देखिए स्पर्श वर्ण के 5 भागों में बांटा गया है। स्पर्श वर्ण को जो है, स्पर्श वर्ण को 5 भागों में बांटा गया है। इसको 5 भाग में बांट दिया है। किसको? स्पर्श वर्ण को। कितने? देखिए, पहला है कवर्ग। कवर्ग कहने का मतलब हुआ क ख ग घ अंग। कवर्ग, चवर्ग अर्थात च
च, छ, ज, झ, ञ। उसके बाद है टवर्ग, टवर्ग अर्थात टठर, है ना। ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद आता है पवर्ग, पवर्ग नहीं, पवर्ग नहीं, तवर्ग, तवर्ग, है ना। ट, थ, द, ध, न। उसके बाद होता है पवर्ग, पवर्ग में आता है प, प, फ, ब, भ, म। देखिए 1 2 3 4 5, तो यही 5 भागों में जो है सो कितने किसको स्पर्श वर्ण को बांटा गया है। इस सब में और समझ के क कहते तो अ का उच्चारण होता है, ख, ग, सब में अ का उच्चारण होता है अंत में, च, छ, प, फ, सब में अ का स्पर्श है, इसलिए इसको स्पर्श वर्ण कहा गया। ठीक है, अगला है अंतस्थ। क्या है दूसरा, क्या है अंतस्थ। ठीक है, ये क्या है इसको भी समझ लीजिए। अंतस्थ जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास का अधिक अवरोध हो। क्या कहते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण स्थान में श्वास का अधिक अवरोध होता हो उसे अंतस्थ कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास का अधिक अवरोध होता हो, अवरोध होता है, जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास का अधिक अवरोध होता है उसको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। तो अंतस्थ वर्ण में क्या आता है, जैसे आ गया य, र, ल, व, ये सब के सब क्या है अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऊष्म वर्ण। ठीक है, तीसरा है ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण। ठीक है, ऊष्म वर्ण किसको कहते हैं, तो ऊष्म वर्ण कहते हैं जो वर्ण मुख की उष्ण वायु के साथ उच्चारित होता है। जो वर्ण मुख की उष्ण वायु के साथ उच्चारित होता है, वायु के साथ उच्चारित होता है उसको क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। जैसे में हो गया तलावे श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, ये हो गया ऊष्म वर्ण। ठीक है, ये ऊष्म वर्ण, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं। चलिए उसके बाद आता है अयोगवाह। क्या है अयोगवाह, चौथा नंबर का होता है अयोगवाह, इसको भी समझ लेते हैं। अयोगवाह में आता है, इसको पहले लिख लेते हैं, अयोगवाह। इसमें आता है क्या क्या आता है, तो देखिए इसमें आता है, पहले आता है अनुस्वार, अनुस्वार। ठीक है, जो कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे कंग लिखे तो इसके ऊपर देता है अनुस्वार, यही अनुस्वार है। ठीक है, एक अनुस्वार आता है, उसके बाद विसर्ग आता है, विसर्ग दिखाई पड़ रहा है ना आपको, विसर्ग। ठीक है, उसके बाद जीवा मूल्य, जीवा मूल्य, जीवा मूल्य का चिन्ह होता है एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, इसमें आता है क, और एक होता है उपधमानीय, उपधमानीय, है ना, इसका चिन्ह भी होता है इसी तरह से, इसको प में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपका हो गया वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इसको भी समझ गए, व्यंजन स्वर वर्ण के प्रकार भी समझ गए,
और व्यंजन वर्ण के भी प्रकार समझ गए हैं। ठीक है, स्वर वर्ण के प्रकार और 3 प्रकार के और व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के। इसमें किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो इस सबको समझना जरूरी है। सबसे पहले वर्ण, विचार वर्ण क्या है उसको जानना है। जब तक हमें वर्ण की ज्ञान नहीं होगा तब तक हमको शब्द का ज्ञान नहीं होगा। शब्द का ज्ञान नहीं होगा तो हमें वाक्य का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तो हमें वर्ण की ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, ये आपका था वर्ण विचार।